हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग 12वीं के फिजिक्स में पहले चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस विषय में पढ़ना हम लोगों को। इसमें बताया था कि 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में। पहले टाइप का क्वेश्चन जो बताया गया था वो डेरिवेशन था। तो डेरिवेशन में कितने डेरिवेशन हैं? इस चैप्टर में कुल 3 डेरिवेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। फिर गॉस की प्रमेय, चूँकि एनसीईआरटी की बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम एक ही में कंबाइन करके दिया हुआ है, तो इसलिए उसको देखा जाए तो उसमें कुल 3 डेरिवेशन है। एक गॉस की प्रमेय है तो 4 हो जाएंगे, और 3 इसमें कुल 7 डेरिवेशन है। तो वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल 7 डेरिवेशन है। 7 डेरिवेशन में आज हम लोग इस क्लास में एक डेरिवेशन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो यह है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसमें कई बार प्रश्न जो है, जो डिफिनीशन बता रहे थे, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, ऐसे डेरिवेशन में भी जोड़ देता है, जिससे पूछ देता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम वो भी डिफिनीशन भी जान लेंगे। और प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें जानना भी होगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो डिफिनीशन जो पूछा जाता है, अगर इसमें ऐड करता है क्वेश्चन में, तो देखिए उसमें होता क्या है, 2 चार्ज लेते हैं, -q और +q। ये 2 चार्ज हैं। ये दोनों चार्ज अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अर्थात दोनों के बीच की दूरी जो है 2l मान लेते हैं। 2l इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके मध्य से हमको r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो -q और +q, अर्थात 2 बराबर, यानी परिमाण में बराबर परंतु उसकी प्रकृति विपरीत हो, अर्थात एक प्लस हो और एक माइनस, 2 आवेश हों, दोनों प्रकृति में विपरीत और समान परिमाण के आवेश हों, अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उनके इस व्यवस्था को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों बराबर है तो कोई एक लेंगे, कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी का गुणनफल। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली इसको लिख रहे हैं, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश q, इनके बीच की दूरी 2l का गुणनफल, यानी गुणा करेंगे तभी गुणनफल प्राप्त होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P = q × 2l। ठीक है, ये 2 परिभाषा हो गया। यदि इस डेरिवेशन में यह पूछता है
कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस सिस्टम को, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब आइए हम लोग डेरिवेशन ये जान लिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब इसका अक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्ष जो होता है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, ये इसका अक्ष हो जाएगा। दूसरा इसी में आता है निरक्षीय स्थिति, तो इसके लंबवत जो अक्ष होता है वो निरक्ष होता है। अक्ष के लंब जो इस मिडिल पॉइंट से होकर जाता हो वह निरक्ष होता है। तो ये अक्षीय स्थिति में, यानी अक्षीय स्थिति जान लिया आप लोग क्या है। फिर किसी बिंदु पर, तो यहाँ पे कहीं भी, यहाँ से मान लेते हैं r दूरी पर, यहाँ पर जो यहाँ से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर एक बिंदु ले लिया जा रहा है P, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B। अब यहाँ से r दूरी पर स्थित P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दो आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है, जब भी कोई आवेश होता है, ठीक है, तो इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र प्राप्त होता है। आवेश की वजह से विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यदि कोई बॉडी जो है, कोई वस्तु पे चार्ज है तो उसको हम इलेक्ट्रिफाइड बॉडी बोलते हैं, वैद्युतमय वस्तु बोला जाता है, उसी को वैद्युत भी संक्षेप में कहते हैं। तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। यहाँ पे आवेश है तो इसके कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी परिमाण कितना होगा। फिर -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा P पर वह निकाला जाएगा, जो इन्हीं दोनों आवेशों के वैद्युत क्षेत्रों का रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको दूरी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से जो दूरी है वह, ये पूरा r है, ये l है, तो यह हो जाएगा r - l, और यहाँ से जो दूरी होगी इसकी वह होगा r + l। ये समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए यहाँ से पूरी दूरी r है और ये दूरी l है, तो ये हो जाएगा पूरे r में से इसको घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, और इसमें इतना जोड़ देंगे, इस r में l जोड़ देंगे तो r + l हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, हमको इस डाइपोल के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब एक उसमें वैद्युत क्षेत्र में एक टॉपिक होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा सॉल्यूशन में +q आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए E1 है, इसके कारण E1, इसकी दिशा इधर होगी E1, इसके कारण इसकी दिशा इधर होगी E2। ये भी अभी बता दिया जाएगा क्यों इधर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q/r², ठीक है। अब -q आवेश के कारण यहाँ पर, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ r² है, यहाँ से दूरी इसके बीच जो r - l दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे r - l होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से -q
आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q यहाँ भी है तो Q बटा R प्लस L होल कवर। ठीक है, अब इसको इसमें E1 चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, ठीक है, और इसकी E2 दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है तो सदिश राशि होगी, तो इसकी दिशा इसके कारण इधर लिया गया है। इसके लिए करते क्या है, देखिए यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज हम मान लें प्लस Q नॉट, ये परीक्षण आवेश है, तो इसके बीच जो है बल लगेगा। अब बल जो है दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिंग फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो जो बाहर की तरफ होगा, तो बल के दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। और इस तरह से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इन दोनों के बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे बल की दिशा इधर होगी, तो इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है जो E2 माना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होती है। ये न्यूमेरिकल में भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे इसकी दिशा देख लिया जाए तो A से P की ओर, ठीक है, यहाँ पे A से P की ओर ये दिशा होगी, इसमें दिशा क्या हो जा रहा है P से A की ओर, यानी यहाँ पे B लिखना होगा, B से P की ओर। अब यहाँ पे P से A की ओर, P से A की ओर ये दिशा हो रही है। और दोनों जो है E1 E2 की दिशा क्या है, विपरीत है, तो P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह E1 E2 दोनों विपरीत है, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन सवाल यह होता है कि हम E1 E2 में से अधिक कौन है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के समानुपाती और दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। तो R माइनस एल और R प्लस एल में ये दूरी जो है छोटी है, तो स्वाभाविक है E1 बड़ा होगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, यानी इसमें E1 जो है E2 से क्या है, बड़ा है। तो डाइपोल के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E1 और E2 का परिणामी बिंदु P पर E1 व E2 का परिणामी E1 और E2 का परिणामी होगा, तो होगा क्या, E इक्वल, अब देखिए डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें कैलकुलेट करना था, तो E इक्वल हो जाएगा E1 माइनस E2। यहाँ E1 इज ग्रेटर देन E2 है, इसीलिए E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब देखिए इतना ही बस आपको करना है, E1 E2 का यहाँ मान रख के हल कर देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट हो जाएगी। इसको यहाँ करते हैं, इस संक्षेप में ही किया जाएगा क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। E इक्वल हो जाएगा, E1 का मान है 1/4πε0 के Q बटा R माइनस एल होल का वर्ग और माइनस 1/4πε0 के Q बटा R प्लस एल होल का स्क्वायर। अब इसमें से Q बटा इतना कॉमन हो जाएगा,
तो बचेगा क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस आर माइनस एल होल का वर्ग -1/r+l होल का वर्ग। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा, हर का हर में गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं इस चीज़ को, शार्ट में लिखेंगे यहाँ पे, इसका इसमें करेंगे तो a+b होल का वर्ग है, तो यहाँ हो जाएगा r² + l² और -2rl, और इसका इसमें होगा तो यहाँ a-b होल का वर्ग है, तो इसके बेसिस पे जब करेंगे तो r² + l² -2rl। अब इसका गुणा करेंगे माइनस का, तो -r² + r² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ -l², यहाँ +l², ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे प्लस होगा, ये r+l होल का वर्ग, तो 2rl, यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो 2rl, तो 4rl हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो 4rl हो जाएगा अंश में, हर में क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं r-l r+l पूरे का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है, तो इसको लिखेंगे तो r² - l² पूरे का वर्ग हो जाएगा, यानी a-b और a+b होल का, तो a² - b² हो जाएगा, इसका वर्ग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा इसके आधार पे, जबकि आप यहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन से बहुत अंतर नहीं पड़ता है, यहाँ शार्ट में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसको विस्तार से भी लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये दोनों पॉइंट है जो लिखना है, ये दो और ये पॉइंट जो लिखा गया यहाँ पे, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, ये सबको लिखना होगा। उसके बाद ये जो चीज़ें लिखना है आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा Q = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका रिजल्ट आएगा क्या, तो 4rl अपान r² - l² होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर हो गया, अभी बताया गया था P = Q × 2l होता है, तो यहाँ पे Q × 2l एक साथ लिख दें। अब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, यहाँ लिखेंगे पहले, चूंकि यहाँ पे जो 2l है बहुत अल्प दूरी है, यानी -q और +q के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है r के तुलना में, तो इस l जब करेंगे यानी 2l का आधा करेंगे तो और कम हो जाएगा इसके तुलना में। अब कोई छोटी संख्या है उसका जब स्क्वायर करते हैं तो और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो और बड़ी संख्या और बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि l > r, ठीक है, ये इम्प्लाइज करता है कि l² = r²। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, एंड P = Q × 2l, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के डिफिनीशन के, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डिफिनीशन है, P = Q × 2l। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि यहाँ पे l² को निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी इसके तुलना में ये इतना छोटी राशि है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला होता है। ठीक है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब निगलेक्ट हो जाएगा तो r² का स्क्वायर हो जाएगा, r³ हो जाएगा, तो इसको लिखा क्या जाएगा, E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ 1 अपान लिखेंगे, और फिर लिखेंगे Q × 2l, Q × 2l, तो यहाँ बचा क्या 2r × 2r लिख दिए, अपान यहाँ r³ हो जाएगा, l निगलेक्ट हो गया। देखिए Q × 2l को हम P लिख सकते हैं, तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ हो जा रहा है 2 बचेगा, 2P अपान यहाँ r⁴ होगा, कटेगा तो r³ हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू से की तीव्रता है कि ये छूटा हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ समझ ले, के क्या है, यह माना गया है कि ये ऐसे डायपोल ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका ये परावैद्युतांक है। ठीक है, या परावैद्युत नियतांक भी बोला जाता है, यानी डायपोल ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युत नियतांक k है, तो E = इतना आ जाएगा। अब यदि डायपोल वायु या निर्वात में रखा है
तो के की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो जब के यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि के इक्वल 1 तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यही वैल्यू छः की तीव्रता है, ठीक है। ये y अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होगा। तो ये आपका पहला डेरिवेशन होगा। इसी तरह से कुल डेरिवेशन हमको पढ़ लेने होंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसी का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है वह पढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट्स तैयार करिए व्यवस्थित और प्रैक्टिस कर जाइए, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। और इसमें समझने योग्य जो बातें हैं कि डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, जो E = E1 - E2 होगा। और E1 में से ही E2 क्यों घटाया गया है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 अधिक क्यों है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है, और ये R - L कम है R + L से, इसलिए जब ये कम है तो ये अधिक हो जाएगा, और ये अधिक है तो ये कम हो जाएगा। इसीलिए E1 में से E2 को घटाया गया है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है, ये 2-3 बिंदु याद रखा जाए। फिर यहाँ पे सबका अलग अलग कैलकुलेशन जिसका जैसा होगा वैसे आप लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तब तक आप मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।